मित्रों नमस्कार। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ वर्षों से हम लोग प्राकृतिक आपदाओं, खासकर बाढ़ या कहीं फ्लड और भूस्खलन आदि से काफी परेशान हैं और हमारा देश भारत ही नहीं पूरे विश्व का यह हाल है। तो आज मैं इसी आपदा और इसके हल पर आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आपको मेरा यह चैनल अवश्य पसंद आएगा तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीवन पानी से ही बना है। जब करोड़ों सालों में गर्म गोले से यह धरती ठंडी होना शुरू हुई तो उसके भाप और गैस से बहुत ही अधिक मात्रा में बादल बनने लगे और शुरू हुआ उनका बरसना। बारिश का यह सिलसिला लाखों वर्ष चलता रहा और फिर बने सागर, झीलें और पोखर और अधिक ठंड होने पर निर्मित हुई पहाड़ों पर बर्फ, जो कि पानी का ही एक रूप था। जब पहाड़ों पर गिरा पानी और गर्मी पाकर बर्फ का पिघला पानी नीचे उतरकर धरातल पर आया तो उसने बहकर किया नदियों का निर्माण और फिर लाखों सालों में इन्हीं समुंदर और नदियों में पनपा पहला जीवन। धरती की मिट्टी का तालमेल पानी से हुआ। सूर्य के प्रकाश ने एक ऊर्जा प्रदान की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और फिर पादप, पौधों, वृक्ष, बगीचों और जंगलों का अस्तित्व बना। तो पानी जीवन है, यह मानव के अस्तित्व में आरंभ से ही एक मुख्य इकाई की तरह जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन के निर्माण में मिट्टी, वृक्ष और जल, इनका ही अंश प्रथम गुणों के रूप में संचित हुआ। यह एक सत्य है। पृथ्वी पर पानी की कुल अनुमानित मात्रा लगभग 1.386 अरब घन किलोमीटर या कहें लगभग 333 मिलियन घन मील है, जिसमें से अधिकांश महासागरों में खारा पानी है। इस कुल मात्रा में महासागरों, ग्लेशियरों, भूजल, झीलों, नदियों और वायुमंडल का पानी शामिल है। हालांकि इसका एक छोटा सा अंश ही मानव उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध ताज़ा पानी है। मित्रों, अब आइए हम जानते हैं कि हमारी धरती के वायुमंडल पर ये बादल बनते कैसे हैं और यह बारिश कैसे होती है। इसमें पहली बात आती है वाष्पीकरण की। जब सूर्य की गर्मी पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, जिससे महासागरों, झीलों और नदियों का जल जलवाष्प नामक गैस में बदल जाता है। और इसके बाद होती संघनन प्रक्रिया, जिसमें जैसे जैसे गर्म, नम हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है, वह ठंडी होती जाती है। इस ठंडक के कारण जलवाष्प वापस छोटी छोटी तरल पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित हो जाती है, जो हवा में सूक्ष्म कणों, जिसमें थोड़ा धूल भी होती है, के चारों ओर इकट्ठा होकर बादल बनाती हैं। उसके बाद इन बादलों के अंदर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल आपस में टकराते हैं, चिपक जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे संलयन या अभिवृद्धि कहा जाता है, बूंदों के आपस में टकराने और विलीन होने तक जारी रहती है। तो ऐसे हो जाता है बादलों का निर्माण, जो पूरी तरह से प्रकृति की एक वैज्ञानिक क्रिया प्रक्रिया होती है। इसके बाद जब बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल हवा की धाराओं द्वारा सहारा दिए जाने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं, तो वे बादलों से पृथ्वी की सतह पर वर्षा के रूप में गिरते हैं। यदि बूंदें ठंडी हवा में गिरती हैं, तो वे बर्फ के रूप में रह सकती हैं या जमीन पर पहुंचने से पहले पिघल सकती हैं। तो यह बात सिद्ध होती है कि बादलों से वर्षा तब होती है जब बादलों के भीतर पानी की छोटी छोटी बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल आपस में टकराते हैं, विलीन हो जाते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होता है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है और ठंडा होकर छोटी बूंदों में संघनित होकर बादल बनाता है। ये छोटी छोटी बूंदें फिर टकराकर और मिलकर बड़ी हो जाती हैं, अंततः तैरने लायक भारी हो जाती हैं और बादलों के रूप में नीचे गिरती हैं। तो मित्रों, यह प्रकृति की स्वतः से बनी एक क्रिया होती है और इसका स्वरूप बहुत विशाल और विकराल होता है। अब हम बात करते हैं कि इन बादलों के बनने को, बाद में बरसने और इनका धरती में स्थित पौधों व वृक्षों, वनों, पहाड़ों और धरती के अन्य भूभाग से क्या संबंध होता है।
पृथ्वी के क्षेत्रों के साथ वर्षा का संबंध मौलिक है, क्योंकि वर्षा जल चक्र का प्रमुख घटक है जो पृथ्वी के मीठे पानी के संसाधनों की भरपाई करता है, कृषि का समर्थन करता है और भूमि की सतहों में पानी लाने और भूमि को बदलकर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और आवासों को आकार देता है। क्षेत्रों को अक्षांश, तटों के निकटता और स्थलाकृति जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है, जिसमें पहाड़ों की तरह लैंडफॉर्म होते हैं जो अपने लीवड़ मतलब पहाड़ का वह हिस्सा जो हवा से बचाव करे, पक्षों पर बहुत कम वर्षा के साथ वर्षा छाया क्षेत्र बनाते हैं। पृथ्वी की सतह पर बारिश का वितरण एक समान नहीं है, जिससे विविध जलवायु क्षेत्रों और वर्षावनों से लेकर रेगिस्तान तक विविध पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण होता है। यहाँ थोड़ा एक बात जान लें कि वर्षा जीवन और पृथ्वी की प्रणालियों को कैसे बनाए रखती है। पहला जल चक्र और संसाधन से, जिसमें बारिश मीठे पानी के लिए महत्वपूर्ण वितरण प्रणाली है, झीलों, नदियों, एक्विफर्स और पीने, कृषि और उद्योग के लिए आवश्यक जलाशयों की भरपाई। दूसरा कृषि और खाद्य उत्पादन से, जिसमें वर्षा फसलों को बढ़ने के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है, दुनिया भर में आबादी के लिए सीधे खाद्य उत्पादन का समर्थन करती है। इसके बाद तीसरा पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। जंगलों, घास के मैदानों और अन्य आवासों को बनाए रखने के लिए बारिश महत्वपूर्ण है। ये जैव विविधता और अनगिनत प्रजातियों के जीवन चक्रों का समर्थन करती है। अब नंबर आता है तापमान विनियमन का, जिसमें बारिश पौधों, जानवरों और लोगों पर गर्मी के प्रभावों को कम करते हुए भूमि की सतह और वातावरण को ठंडा करने में मदद करती है। उसके बाद चौथा आता है भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जिसमें वर्षा चट्टानों और मिट्टी के अपक्षय और कटाव में योगदान देती है, जो समय के साथ पृथ्वी की सतह को आकार देती है। अब बात कर सकते हैं कि कोई क्षेत्र वर्षा के पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है, जिसमें पहाड़ बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, हवा को ऊपर की ओर ऑरोग्राफिक लिफ्ट के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हवा की तरफ संक्षेपण और भारी वर्षा होती है, और लीवड़ मतलब पहाड़ का वह हिस्सा जो हवा से बचाव करे, की तरफ सूखी रेन शैडो क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद स्थान और अक्षांश के रूप में तटीय क्षेत्र आमतौर पर आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, और विशिष्ट अक्षांशों को अलग अलग वर्षा पैटर्न का अनुभव होता है, जैसे कि भूमध्यरेखीय बेल्ट में भारी वर्षा। उसके बाद आता है शहरी गर्मी द्वीप। इसमें शहरों के नीचे शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव से वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वृद्धि हो सकती है। तो मित्रों, इसके पहले हम बात कर रहे थे कि इन बादलों के बनने के बाद बरसने और धरती में स्थित पौधों व वृक्षों, वनों, पहाड़ों और धरती के अन्य भूभाग से आपस में क्या संबंध होता है। देखिए, धरती की मिट्टी में नमी की मात्रा ही प्रभावित कर सकती है कि बारिश कितनी बार गिर सकती है। एक तरह से कहें कि धरती और बादलों के बीच परिवर्तनशील और जटिल बातचीत होती है। इसके बाद आता है वनस्पति का घिराव, जिसमें पौधों की वृद्धि बारिश से होने वाले जल अवशोषण को बढ़ाकर और स्थानीय आर्द्रता में योगदान देकर पानी के चक्र को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी आवश्यक है। इसमें 3 चरण ठोस, तरल और गैस हैं। इन 3 चरणों में पानी पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के प्रमुख भागों हवा, बादल, महासागरों, झीलों, वनस्पति, स्नैपैक और ग्लेशियरों को एक साथ स्वरूप देता है। वाष्पीकरण में पेड़ मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और इसे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। पौधे वाष्पीकरण में भी योगदान देते हैं। संयुक्त प्रक्रिया को वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। तो वनों, अधिक मात्रा में वृक्षों का होना बारिश को निमंत्रण देना जैसा होता है। बढ़ी हुई वायुमंडलीय नमी को देखें तो जंगल भारी मात्रा में जल वाष्प को छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडलीय नमी काफी बढ़ जाती है
और इससे हवा में बढ़ी हुई नमी संक्षेपण के माध्यम से अधिक लगातार बादल गठन की ओर जाता है। ये बादल तब बारिश का उत्पादन करते हैं। वनव्युत्पन्न जल वाष्प के साथ कभी कभी सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर बारिश में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जल मार्ग और प्रभाव बेहद जटिल हैं और पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। पानी का चक्र क्या है? जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर पानी के निरंतर आंदोलन का वर्णन करता है। पानी स्वाभाविक रूप से चलता है, लेकिन आधुनिक जल चक्र में मनुष्यों की भी बड़ी भूमिका होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पूल और प्रवाह शामिल हैं। जहां वर्षा लगातार या ऋतु में अपने क्रम से होती है, वहां पानी रिसकर धरती के नीचे जाकर संग्रहित हो जाता है, जिसे हम ग्राउंड या धरातल का पानी कहते हैं, जो पूरी तरह से स्वच्छ और पीने लायक होता है और जनमानस की प्यास बुझाने और खेती में सिंचाई के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम मशीन से पानी निकाल लेते हैं। पहले हम कुएं खोदकर भू के अंदर के जल प्रवाह को पा लेते थे, जो हमेशा पानी देता था। धरती के अंदर के जल संरक्षण के बाद पोखरों, झीलों और बड़े तालाबों और कृत्रिम रूप से बनाए गए विशाल जल संचयों, बांधों पर रोके गए पानी के रूप में होता है। नदियां को पानी पहाड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन उनका जल गतिमान होता है और लाखों वर्षों से अपनी रीति के हिसाब से वह नीचे उतरते हुए कहीं किसी दूसरी नदी से मिलकर बढ़ता रहता है और अधिकांशतः बाद में समुद्र में जाकर समाहित हो जाता है। इसीलिए नदी क्षेत्र में वनों के होने से पर्याप्त माहौल बन जाता है और बादल नमी पाकर बरस जाते हैं। और इस तरह से नदी एक जनजीवन संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसीलिए नदियां मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती आई हैं। हमारी धरती में पूरे पानी का 97.5% नमकीन पानी है, जिसे हम सागर का जल बोलते हैं। तो पृथ्वी का अधिकांश पानी खारा या नमक का पानी है। वास्तव में पृथ्वी के कुल पानी का 97% पानी समुद्र में संग्रहित है। अन्य पूलों में खारे पानी की एक छोटी मात्रा भी होती है, जैसे कि खारी झीलें। पृथ्वी पर हम मात्र 2.5% ही ताजा पीने का पानी रखते हैं। झीलें व नदियां पहले मीठे पानी का स्रोत होती हैं और वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी पर केवल एक छोटा प्रतिशत ताजा पानी होता है। ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और स्थायी बर्फ भी मीठे पानी का स्रोत होते हैं। भूजल तो वह तरल पानी है जो जमीन के नीचे है, लगभग 30% मीठे पानी को संजोता है। मित्रों, अब मुख्य बात आती है कि इस बादल बनने और बरसने की प्रक्रिया में काफी बदलाव कैसे आ गया है और इसके क्या कारण हैं। हमने यह बात जान ली कि धरती पर वृक्षों और धरती की नमी और गर्म क्षेत्रों में भाप बनकर बारिश की प्रक्रिया में एक शानदार तालमेल होता है, जो तापमान के उतार चढ़ाव के साथ साथ चलता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। लेकिन धरती के तापमान, भूगोलिक स्थिति के बदलाव व वायुमंडल में दूसरी गैसों के समावेश से वातावरण में बने आरंभिक सामंजस्य में बदलाव आने लगता है और जिससे पैदा होता है प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, धुंध और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे वायुजनित प्रदूषकों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करके वर्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे वर्षा का पीएच मान कम हो जाता है। ये अम्लीय कण वनस्पति, जल निकायों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही मृदा रसायन विज्ञान को भी प्रभावित करते हैं, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और सुपोषण यूट्रोफिकेशन में योगदान करते हैं।
हम धरती के लोगों ने पिछले 60-70 वर्षों में धरती के अंदर से निकाले गए फॉसिल फ्यूल, जिसे हम पेट्रोल और डीजल के नाम से जानते हैं, उन्हें अपने वाहन के ईंधन के रूप में खूब जलाया है और उससे उत्सर्जित गैस ने वातावरण में पहले से सामंजस्य ली हुई गैसों में एक अच्छा खासा विघ्न डाला है और वह अभी भी जारी है। यह वही गैसेस हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। तो वाहन और अन्य मशीनों को चलाने के लिए उपयोग में लाए गए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल और कारखानों से निकलने वाली अन्य गैसें ग्रीन हाउस गैसों, मतलब जो धरती को ग्रीन हाउस बनाने सक्षम गैसें हैं, उनको हानि पहुंचाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर वैश्विक तापमान बढ़ाती हैं और जलवायु परिवर्तन को और बढ़ा देती हैं। वायुमंडल में उनकी जितनी मात्रा बढ़ेगी उतनी ही ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा और हमारी वर्षा ऋतुओं को प्रभावित करेगा। गर्मी, वर्षा और शीत मौसमों में उतार चढ़ाव और परिवर्तन का मुख्य कारण यही गैसें होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करके हम जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं, जो ग्रह को गर्म करती हैं, जिससे और अधिक चरम मौसम की घटनाएं और पर्यावरणीय तनाव बढ़ता है। वैसे मूल रूप से जाने तो ये ग्रीन हाउस गैसें GHG पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं, जो प्रमुख रूप से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड को 2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जैसी फ्लोरीन युक्त गैसें शामिल हैं। ये ऊष्मा को रोककर उसे अंतरिक्ष में जाने और ग्रह को गर्म होने से रोकती हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव वायु और प्रदूषण जलवायु और मौसम के स्वरूप को बदलकर, सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करके, बादलों के निर्माण को बदलकर और चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ाकर मौसम और पर्यावरण को प्रभावित करता है। ब्लैक कार्बन और क्षोभमंडलीय ओजोन जैसे प्रदूषक ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म करते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि, जल चक्र में बदलाव और लू व बाढ़ जैसी चरम घटनाएं बार बार होती हैं। मतलब कि जब धरती गर्म होती है, तापमान अनियंत्रित होकर बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसी हिसाब से वाष्प बनकर जल बादलों के निर्माण भी करने लगता है और बादलों के इस अनियंत्रित निर्माण से इनके स्वभाव और बदलते धरती के तापमान पर कहाँ कैसे बरसना है, उसमें बहुत अधिक बदलाव आ जाता है। तो वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जलवायु वार्मिंग मौसम के पैटर्न को बदल देती है और जल चक्र को प्रभावित करती है। और फिर उसी के साथ औद्योगिकरण और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों का पिछले 50-60 सालों में बहुत बढ़ जाने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लकड़ी के उपयोग के लिए कटते हुए जंगल और उसी हिसाब से उनका फिर से निर्माण न होना, जनसंख्या बढ़ने पर जंगलों को काटकर खेती और आवास के लिए जमीन बनाना आदि पर्यावरण पर एक बहुत ही खराब असर डाल चुका है। अब हम समझ लेते हैं कि जंगल बारिश कैसे पैदा करते हैं। पहला, वाष्पोत्सर्जन से पेड़ मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से इसे जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधे वाष्पीकरण में भी योगदान करते हैं, एक संयुक्त प्रक्रिया जिसे वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। दूसरा, वायुमंडलीय नमी में वृद्धि से वन बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडलीय नमी में काफी वृद्धि होती है। तीसरा, बादलों का निर्माण और वर्षाहवा में नमी बढ़ने से संघनन के माध्यम से अधिक बार बादल बनते हैं। ये बादल तब वर्षा उत्पन्न करते हैं जिसमें वनव्युत्पन्न जल वाष्प कभी कभी सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रदूषण के कारण ग्रीन गैसों को नुकसान और फिर धरती के तापमान में भयंकर बदलाव से बादल बनने और इनके बरसकर नीचे गिरने में भी बहुत बदलाव आ चुका है। ये आवारा हो गए हैं और इससे इनके फटने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं।
बादल फटना एक असाधारण रूप से तीव्र और अल्पकालिक वर्षा है जिसकी विशेषता एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीलीटर मीटर 4 इंच से अधिक वर्षा होती है, आमतौर पर कुछ मिनटों से 1 घंटे के भीतर। ये चरम मौसम की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में आम हैं, जहां नम हवा तेजी से बढ़ती है, ठंडी होती है और घनीभूत होती है, जिससे अक्सर अचानक बाढ़, भूस्खलन और व्यापक विनाश होता है। अब जानते हैं कि बादल कैसे फटते हैं। जब भारी मात्रा में नमी लिए बादल किसी ऊंचे पहाड़ से टकराते हैं और जब क्षेत्र में हरियाली कम होने से वाष्पीकरण और नमी का संतुलन बिगड़ता है और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और जलवायु परिवर्तन होता है। इसकी बड़ी वजह है। इसके कारण तीव्र संघननीय नम हवा उच्च ऊंचाई पर जल्दी से ठंडी हो जाती है, जिससे जल वाष्प एक विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल के भीतर बड़ी मात्रा में पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल में संघनित हो जाता है। इसके बाद होती है बादल फटने की प्रक्रिया। अचानक छोड़ना है, जिसमें बादल अब भारी मात्रा में पानी को नहीं पकड़ सकता है। जब अपड्राफ्ट गिरता है तो यह पानी अचानक छोड़ दिया जाता है, जिससे नीचे की जमीन पर मूसलाधार बारिश हो जाती है। बहुत कम समय में बहुत ही अधिक पानी गिरता है और उससे जल के भयंकर प्रवाह बहुत कम समय में बन जाते हैं, जो बहुत तीव्र गति से धरती के निचाई की ओर बढ़ते हैं या धरातल पर बैठने के लिए बढ़ते हैं, और इसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि ये पहाड़ों, चट्टानों को तोड़ते हुए, मिट्टी को काटते हुए, जनजीवन को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम यह देखते हैं कि यहीं से जन्म होता वर्षा भूस्खलन का। जब ढलान में वजन बढ़ाता है और एक स्नेहक के रूप में कार्य कर सकता है, उस घर्षण को कम करता है जो सामग्री को जगह पर बनाए रखता है। लेकिन वनों के कटने और किसी एक जगह भारी वर्षा होने से धरातल में कटाने बढ़ जाती हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ या ऊंचाई की मिट्टी नीचे की ओर भागती है और इससे जन्म होता है भूस्खलन का। वैसे हमारे देश में करीब 12.35 भाग का क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूस्खलन अधिक देखा जाता है, लेकिन गर्मी का अधिक बढ़ना और मिट्टी की नमी को सूखना और वृक्षों का कटना, नमी के सिलसिले का टूटना और फिर अचानक भारी बारिश का होना भी भूस्खलन का बहुत बड़ा कारण है। पिछले 1 दशक से भारी बारिश हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तबाही ला रहा है। पर्यावरण पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है, गर्मी बढ़ने लगी है। जिन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था और मैदानी क्षेत्रों में यह 35 से 40 के बीच होता था, लेकिन वह अब 42 से 50 के बीच पहुंच चुका है और कहीं कहीं तो तापमान 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी मापा जाता है। इसी तापमान के कारण बादलों के बनने की प्रक्रिया में बहुत बदलाव आया है। यह अपने पहले के नियम से अलग बहुत आगे पीछे बनने लगते हैं और फटने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप बारिश की मात्रा इतनी अधिक होती है कि बाढ़ आना, पानी के प्रवाह में गांवों का बह जाना और शहरों में पानी का भयंकर जमाव होना और उफनती नदी के पानी का रिहायशी इलाकों में घुसना और महीनों जमा रहना पिछले 1 दशक से आम बात हो चुकी है, जिससे बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। और ऐसा हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में भी हो रहा है। इधर पिछले 5-6 वर्षों में विश्व का हर एक देश वृहत बारिश, बादल के फटने और फिर जल के विशाल प्रवाह से और बाढ़ से प्रभावित ही नहीं हुआ, बल्कि उसे एक विनाश का सामना भी करना पड़ा है। हमारे भारतवर्ष में तो यह 2025 का समय बादल फटने और भीषण बारिश से तबाही झेलने का वर्ष रहा है। तो मेरे मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्या हम इस त्रासदी से, इस प्रकृति के भयावह रूप से अपने को बचा सकते हैं? क्या हमारे पास अभी वक्त है कि हम कुछ ऐसा करें कि यह मौसम, जलवायु और पर्यावरण फिर से अपने वर्तमान रूप में आ जाएं? हाँ, यह अभी संभव है।
यह अभी मानव के हाथ में है, लेकिन अगर शीघ्र ही हम न चेते और इस पर कोई सकारात्मक काम नहीं किया तो यह हमारे हाथ और हमारे प्रयास से बाहर निकल जाएगा और फिर प्रकृति छिन्न भिन्न होकर जैसे चलेगी उसकी तबाही हमें भोगनी पड़ेगी। जिस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसों को छेड़ रहे हैं, जिस तरह से वनों को काट रहे हैं, उस तरह से क्या हम इनको बना पा रहे हैं? वृक्ष बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। एक पौध या फिर बीज से एक जवान वृक्ष बनने में करीब 10 साल का समय लगता है और एक अच्छे खासे वृक्ष को काट के गिराने में 1 घंटा भी नहीं लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि बनाना कितना कठिन काम होता है और बर्बाद करना कितना आसान। वृक्षों का उपयोग फर्नीचर, दरवाजों, खिड़कियों और अन्य घरेलू चीजों के लिए उपयोग होता ही है और इसकी लकड़ियों को ईंधन व कागज बनाने में भी बहुत उपयोग किया जाता है। लेकिन धरती पर जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के अधिक उपयोग से शहरीकरण और मार्गों का विशाल जाल फैलाने में वनों या वृक्षों की कटाई मनमाने तरीके से हो रही है। हम उतने प्रतिशत में वृक्ष नहीं लगा पा रहे हैं या वनों संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जितने हम काट देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। पैसे कमाने की होड़ में भी पर्यावरण की भली भांति बलि चढ़ाई जा रही है। यह सबको पता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैदानी क्षेत्रों का तापमान 55 डिग्री तक पहुंचना एक आम बात हो जाएगी और बादल फटना भी आम बात हो जाएगी। कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी इतनी बारिश होगी कि वही सूखा क्षेत्र जल प्रवाह में बह जाएगा। तो अगर हम सुधरते नहीं और पूरे विश्व के अलावा हमारे देशवासी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो अगले कुछ वर्षों में भयावह तबाही, जनजीवन की बर्बादी और विनाश ही हमें देखने को मिलेगा। ऋतुएं मात्र 2 ही रह जाएगी, पहली गर्मी और दूसरी बरसात। हमारे पास धन होगा, बड़े बड़े आलीशान घर होंगे, उनमें साधन होंगे, लेकिन हम प्रकृति के प्रकोप के आगे सब गंवा बैठेंगे क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से चलती आई है और चलती रहेगी, न कि हम मानव के हिसाब से चलेगी। हम प्रकृति से हैं, न कि प्रकृति हमसे। हो सकता है इस सारी जानकारी के साथ मैं आपको सचेत करने में सफल रहा हूं। धन्यवाद।